आप मुझे इस घटना का बैकग्राउंड कि ये पूरा मामला कब शुरू होता है, क्या है और इसमें जो जजमेंट हुआ, जो सीबीआई आई और पहले केस क्या था और बाद में केस क्या हुआ, एक थोड़ा-सा आपका इस पे फर्स्ट टेक क्या है इस विषय पर? बिल्किस बानो केस पर आपका पहला टेक ऑन क्या है? एडवोकेट सभी संजीव जी। नमस्कार, सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि गुजरात सरकार द गुजरात गवर्नमेंट हैज ग्रांटेड रिमिशन टू 11 convict people in the case of बिल्किस बानो रेप केस। तो उसमें हमें अलग अलग तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं इस विषय में। पहला प्रश्न यह आता है कि इसकी अगर हम क्रोनोलॉजी अगर हम देखेंगे तो उसमें 4 मार्च 2002 को पहली बार बिल्किस बानो ने इस घटना का जिक्र उसने किया था और वो उन्होंने पुलिस कांस्टेबल सोमा भाई गौरी जो लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन में है थे उनके सामने इसका बयान दिया था। और आश्चर्य की बात यह है कि इसमें उन्होंने खुद के ऊपर बलात्कार की बात नहीं कही थी और भी बहुत सारी बातें उन्होंने नहीं कही थी। उनका उसी दिन मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया। फिर उसके बाद 6 मार्च को 2002 को फिर एक बार ये बिल्किस बानो बहन ने कुछ बातें और कही। फिर उनका बयान भी लिया गया। उनका सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के सामने भी दाहोद के सामने वो उन्होंने कुछ बातें कही और उन्होंने तुरंत एक्शन के लिए ये बात कही। 7 मार्च को उनके बयान के मुताबिक ऑन द बेसिस ऑफ हर स्टेटमेंट a case under section 376 and 114 of IPC was registered against Jaswant Nai, Govind Nai and other people. उसके बाद ये पूरे मामले की जांच गुजरात पुलिस ने की और उन्होंने इसमें ये पाया कि इसमें तथ्य नहीं है। इसलिए जिनको ये क्रिमिनल कोड का प्रोसीजर पता है तो उन्होंने ये समरी रिपोर्ट कोर्ट को उन्होंने सबमिट कर दी। गुजरात पुलिस ने उस कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। बाद में उसको हाईकोर्ट तक चैलेंज कर दिया गया और हाईकोर्ट ने भी उसको माना। फिर जाके नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और कुछ एनजीओ ने जिस्ता सेटलवाड़ भी जिनमें थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी और ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर पास बाय सुप्रीम कोर्ट एक एसआईटी गठित हुई और उस एसआईटी ने इसका इन्वेस्टिगेशन करके फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से दिस केस वाज ट्रांसफर्ड टू मुंबई। देयरइन दीज पीपल वेर कन्विक्टेड। उसमें 3 लोगों को छोड़ दिया था और बाकी लोगों को उन्होंने सजा दी थी। उसमें एक आदमी तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल ही वो आदमी मर गया था। उसके बाद हाईकोर्ट में इसकी अपील लगाई गई। हाईकोर्ट में भी वही डिसीजन मेंटेन हुआ। फिर बाद में कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की। वो भी अभी हाल ही में उसके ऊपर भी डिसीजन आ गया था। इन द मीनवाइल ये लोगों ने लगभग 14 साल से भी ज्यादा दिनों के लिए जेल भुगता था। इसलिए उन्होंने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 432 के तहत 432 एंड 433 ए के तहत रिमिशन की एप्लीकेशन लगाई थी। उस एप्लीकेशन के ऊपर गुजरात सरकार ने जल्द से जल्द निर्णय देना ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था। उसके तहत ये आदेश अभी हुआ है जिसमें ये 11 लोगों को छोड़ा गया है। मेरा पहला टेक इसमें यह है कि हमारे लोग क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस की बेसिक बातें कुछ भूल जाते हैं। हमारे देश में हम रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ सेंटेंसिंग को फॉलो करते हैं, न कि रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, जिसमें अगर आपने गुनाह किया भी होगा तो भी आपको सुधारने का मौका ये दिया जाता है। और इसलिए ये पूरी रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑस्कर वाइल्ड के एक सेंटेंस के ऊपर है जिसमें वो कहते हैं सेंट्स हैव पास्ट एंड सिनर्स हैव फ्यूचर। तो ये लोगों को छोड़ने का समय तब आता है
जब कानूनी प्रक्रिया के तहत इनको इनका जेल में जो बर्ताव हुआ है उसको देखा जाता है और ये समझा जाता है कि दे कैन बी रिफॉर्म। और इसमें मजे की बात यह है कि इफ यू विल गो टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 432 ऑफ सीआरपीसी, there is absolutely no classification of offenses to which it is made applicable. In a way, it is applicable to each and every case. Same thing is said in section 433A. Section 433A only speaks about imprisonment for more than 14 years. So, अगर एक आदमी ने 14 साल जेल में अगर गुजारे हैं, then he is entitled to be released on bail. और ये सेक्शन 433A की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई थी और मरूराम के केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कैटेगरिकली कहा था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट था, और उसमें कृष्णा अय्यर, पीएन भगवती जैसे एकदम दिग्गज लोग उसमें थे। उसमें उन्होंने ये कहा था कि सेक्शन 433A इज सुप्रीम इवन अगेंस्ट रिमिशन रूल्स ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट। तो इसलिए एक बात जो ये लोग कह रहे हैं कि गुजरात की 92 की पॉलिसी क्या है, गुजरात की 2018 की पॉलिसी क्या है, दैट इज एब्सोल्युटली irrelevant because section 433A is supreme. Section 432 does not exclude section 376 or even the amended section 376 regarding gang rape. इसलिए these people were entitled to be considered for remission. और इन्होंने इनका जेल का बर्ताव देखकर गुजरात सरकार ने ये निर्णय लिया था। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे केसेस में रिमिशन दिया गया है। हाल ही में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी असैसिनेशन केस में एक व्यक्ति को छोड़ा गया। उनको तो लगभग 28 साल के बाद उनको छोड़ा गया था। आईपीसी में दो तरह के क्राइम्स होते हैं, एक होता है क्राइम अगेंस्ट स्टेट और दूसरा होता है क्राइम अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। राजीव गांधी केस का क्राइम, इट वाज क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी एंड स्टेट। और ये जो बिल्कित बानो वाला मैटर है, ये सेक्शन 376 निश्चित ही हीनियस और जघन्य क्राइम है, मगर ये क्राइम अगेंस्ट पर्सन में आता है। जब आप स्टेट के खिलाफ के आरोपी को छोड़ सकते हो, फिर ये समझ में नहीं आता है कि ये गुजरात के 11 भाइयों को छोड़ने में लोगों को आपत्ति क्यों है। इसके दो ही कारण हैं, एक तो ये हिंदू है और ये विषय गुजरात से संबंधित है।